नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। न्यूज का प्राइम टाइम शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवार। सिस्टम का कोलैप्स होना क्या होता है, कभी सोचा है आपने? आपके हाथ में पैसे हैं, बुकिंग है, टिकट है, अर्जेंट सफर आपको करना है, लेकिन आपका विमान उड़ेगा नहीं। सोचिए, आपका बच्चा गोद में बिलख रहा है, उसे दूध पिलाना है, आपके पास सुविधा नहीं। सोचिए, हाथ में अस्थियां हैं विसर्जित करने के लिए, लेकिन आप लाचार खड़े हैं क्योंकि आपको जिस विमान के जरिए दूसरे शहर पहुंचना है वहां आप जा नहीं पा रहे। आपको किसी कार्यक्रम में अर्जेंटली पहुंचना था जहां आपकी वजह से लोग एकत्रित हैं, लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे। आप बेबस हैं, लाचार हैं। इसका असर यहीं तक सीमित नहीं है। सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स पर जिस तरह का खतरा बीते 4 दिन से मंडराया है, उसका असर देश के अलग अलग हवाई अड्डों में दिखाई दे रहा है। कई शहरों में हवाई किराया आसमान छू रहा है। एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं यात्रियों के बिलखने की, परेशान होने की, देखा नहीं जाएगा आपसे ऐसी तस्वीरें हैं। सोचिए, प्लेन में इंसान सफर करता है कि रेलगाड़ी जितना लंबा सफर ना करना पड़े, समय बच जाए, पैसे भी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा के नाम पर चलता है एटीट्यूड इस देश में दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए, ये एयरपोर्ट के पैसेंजर्स हैं। किसी को आप यहाँ पर शर्ट उतारे हुए देख रहे हैं, नाराजगी में, कोई यहाँ गुस्से में दिखाई दे रहा है, चेहरे पर निराशा का भाव है, कोई मोबाइल लेकर वीडियो बना रहे हैं। क्या करेंगे लोग इस बेचारगी में, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पर फ्रंट डेस्क पर जो स्टाफ यहां बैठा है वो एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ, जूनियर स्टाफ होता है। सोचिए, एयरलाइंस का कोई सीनियर स्टाफ नहीं है इस वक्त इन तस्वीरों में, इन यात्रियों के गुस्से को हैंडल करने के लिए, उन्हें जवाब देने के लिए। इतिहास में कभी इतना ज्यादा हवाई किराया नहीं हुआ होगा इस तरह की बदइंतजामी के बाद। होटल का किराया बढ़ गया, फ्लाइट्स का किराया बढ़ गया, यानी इस आपदा में भी अवसर तलाशे जा रहे हैं पैसा कमाने के। जाहिर है रेलगाड़ियों पर भी दबाव बढ़ेगा और इन सब के बीच पब्लिक बेहिसाब परेशान है। और सवाल इंडिया का आज यही है, कसूरवार कौन है? एयरपोर्ट पर लगातार कतारें बढ़ती चली जा रही हैं, खासतौर से उन यात्रियों की जो या तो इंतजार कर रहे हैं अपने फ्लाइट का, या जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, या कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि वो उनका लगेज, उनका सामान कब आएगा। कतारें बढ़ती चली जा रही हैं। Charges are very high, 40,000, 50,000, and we are 4-5 members. It's impossible to accommodate. इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं आज भी उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से हम यहाँ पर टर्मिनल 3 पर जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, वहाँ पर हम मौजूद हैं। हम लगातार देख रहे हैं जो तमाम लोग हैं उनको ये मैसेज आज दिया गया जब वो पहुँच गए यहाँ पर कि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। जितने प्लेन जिसके पास है, जितने क्रू जिसके पास है, उसकी अवेलेबिलिटी के अनुसार जब तक ये नहीं देंगे तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं। एयरपोर्ट पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान है। हालात इंडिगो के आने के लिए क्या सरकार भी जिम्मेदार नहीं है? मैं फिर कहूंगी कि क्या इसके पीछे की रणनीति में किसी और एयरलाइन को बढ़ावा देना है? प्रधानमंत्री कहते थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। आज तो परिस्थिति यह है कि सूट बूट वाले हवाई जहाज में नहीं जा पा रहे हैं। दूसरे एयरलाइनों का भी यही हाल हो चुका है। मौजूदगी इस वक्त जयपुर हवाई अड्डे पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंडिगो एयरलाइन के काउंटर पर लगातार लोगों की भीड़ लगी है। हमने नेशनल जाना था, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। हमने यहाँ से लेके विजयवाड़ा तक की फ्लाइट फिक्स की थी, लेकिन यहाँ से इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई और हम जा नहीं पा रहे। हम तब से
तो देखिए, आपके मन में भी सवाल ये होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नियमों में बदलाव हुआ, और नियमों में बदलाव हुआ, लेकिन क्या उसके हिसाब से तैयारी नहीं की गई। इस सब विषयों पर हम आएंगे और डिस्कशन भी इस पर करेंगे, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो बड़ी खबर के रूप में इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि समस्या थमी नहीं है। दिल्ली से इंडिगो की सारी उड़ानें रद्द हो गई हैं, बेंगलुरु से भी इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द हैं, बेंगलुरु से दिल्ली, मुंबई की उड़ानें रद्द हैं। और ये देखिए, सारे वो कमर्शियल रूट्स हैं जहां पर एक दिन में कम से कम 6-6, 7-7 फ्लाइट्स उड़ती हैं। पुणे से आज की 40 इंडिगो की फ्लाइट्स जो है वो रद्द हुई हैं। तो देश में जो 60% फ्लाइंग है वो इंडिगो से हो रही है। सबसे ज्यादा विमान इंडिगो के पास हैं, सबसे ज्यादा उड़ानें, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की चलती हैं। और उन सब के बीच इंडिगो अगर कोलैप्स हो जाती है तो आज जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, आप ये समझिए कि ये सिर्फ इन मुसाफिरों का, यात्रियों का संकट नहीं है। आज एयरपोर्ट्स पर एक मानवीय संकट आकर खड़ा हो गया है, और इसीलिए ये चलता है एटीट्यूड आगे ना चले, जिम्मेदारी तय होनी जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी तय होनी जरूरी है। ओ भाई, सामान का बताओ यार, तुम पैसे नहीं दे, हमारे मत दो, तुम रख लो हमारे पैसे, हमारे सामान दे दो वापस। सामान दे दो यार, हमारा मेरी बात सुनो, हमारे को 1 रुपया भी रिफंड चाहिए तुमसे, तुम रख लो हमारा पैसा, हमारा सामान दो भाई, हमारे को एक पैसा नहीं, 1 मिनट यार, हमारे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, मैंने 20,000 रुपए की टिकट ली है, मेरे को 20 रुपए भी नहीं चाहिए, और चाहिए और पैसे ले लो मेरे से, सामान मेरे दो, ये लो और पैसे ले लो तुम। कितना टाइम को बता ही नहीं रहे कुछ भी यार। हमको 4 दिन हो गए इधर, 4 दिन हो गए, सामान तुम दो ना हमारा, हमको 4 दिन हो गए, तो हम क्या करें, कहाँ जाए हम 4 दिन से परेशान हो गए इधर, यहाँ सामान ये क्या करें, हम क्या करें कि तुम्हारा सिस्टम है, क्यों टिकट बुक कर रहे हो, क्यों टिकट बुक कर रहे हो जब नहीं है तुम्हारे से बच्ची। तो मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरे को प्यार चाहिए अभी। तो आपने यात्रियों की आप बीती यहाँ पर देखिए। मैं आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलूंगी, और ग्राउंड पर सवाल इंडिया का आज हमारे रिपोर्टर्स पूछेंगे जो एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिन्होंने ये सब बद इंतजामी देखी है। मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ श्रेया जुड़ेंगी दिल्ली से। लेकिन अभिषेक, पहले आपका ही रुख यहाँ पर करते हुए, रतनदीप भी आ गए हैं स्क्रीन पर। जो भी तस्वीरें देखी, मैं तो बड़ा क्लियर कट कह रही हूँ अभिषेक, ये एयरपोर्ट का संकट नहीं, ये सिर्फ फ्लाइट का संकट नहीं है, एक मानवीय संकट है। हाथ में पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, बच्चे बिलख रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अगर नियम चेंज भी हुए तो उन नियमों को बदलने के बाद जो इंतजाम होने चाहिए थे वो पुख्ता होने चाहिए थे। लेकिन 4 दिन से सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जाहिर तौर से एक तरीके से तो गलती हुई है, और दूसरी बार जब गलती हो जाती है उसके बाद जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता। इस वक्त हम टर्मिनल 2 पे मौजूद है, और आप देख सकते हैं इंडिगो का काउंटर है, और यहाँ पर उसी तरीके से लोग पूरी तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं अपनी फ़्लाइट्स के बारे में जानने के लिए। सर, क्या परेशानी है, कब, अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप खुद कॉन्सर्ट पे जाने वाले थे, आप बता रहे थे, और सुबह से खड़े हैं। हाँ सर, हमारा कल शो था कोची में, शान सर जो सिंगर है उनके साथ शो था, महिंद्रा का शो था। तो हमारा फ्लाइट सुबह 8 o'clock का था, जो कि उन्होंने हर 1 घंटे बाद रीस्केड्यूल होता रहा, और रात को शायद 8 या 9 बजे मतलब बोर्डिंग शुरू हुई होगी, एंड हमारा 8 बजे शो था, तो मतलब हम लोग पहुँच ही नहीं पाए। अभी क्या स्टेटस है, कहाँ जाना है, कुछ बता पा रहे हैं? अकोमोडेशन के बारे में, पानी बिस्किट कुछ दिया जा रहा है, कुछ हो रहा है? मैं कल यहाँ पे पूरे दिन 24 घंटे अंदर था, यहाँ पे कोई हेल्प करने को रेडी नहीं था। फूड मिला था मुझे, बट उसके बाद भी मेरे को नहीं पता मेरा लगेज है कहाँ पे। तो अभी भी मैं लगेज का वेट कर रहा हूँ कि होपफुली मेरे को लगेज मिल जाए। ये भी एक समस्या है कि लगेज लोगों का नहीं मिल पा रहा है। एक तो फ्लाइट तो कैंसिल कर दी है, आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपकी क्या स्टेटस है फ्लाइट की, अगर बता पाए कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत हो रही है। आई एम कमिंग फ्रॉम एम्स्टर्डम एंड माय फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड ट्वाइस। ओके, 2 बार कैंसिल कर दी गई है। आगे का कुछ स्टेटस पता चल पा रहा है? हाँ, ये खुद इंटरनेशनल फ्लायर है, आप देख सकते हैं इधर पूरा जिस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा है,
हर कोई अपनी फ़्लाइट के बारे में जानने के लिए सर कब से वेट कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, और जो कहते हैं ना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कुछ किया गया है आप लोगों के लिए? नहीं, मैं तो कल का फ्लाइट था मेरा। टिकट कैंसिल हुआ, मेरा लगेज के लिए आया हूँ। लगेज के लिए कर 4 घंटा बैठा था यहाँ पे। ओके। और वहाँ पे नहीं मिला। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए यही है ना, एक बार फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर दोबारा कैंसिल हो गई, किसी को अपने लगेज का नहीं पता, सारे यात्री अपनी मुसीबत बता रहे हैं। मैं देश के बाकी एयरपोर्ट्स का भी रुख करूंगी, लेकिन आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है, उनका परिचय भी आपसे करा दें। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट रजत सेठी आज जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल हमारे साथ मौजूद हैं। एविएशन एक्सपर्ट वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, और हमारे साथ एक यात्री विमल चुन्नी जी भी हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं। आप भी ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इसी समस्या में फंस गए। आप सभी का स्वागत है, और मैं आप सभी के पास बातचीत के लिए आऊंगी, लेकिन 1-2 एयरपोर्ट्स के हालात अपने दर्शकों को और दिखाकर फिर कौन जिम्मेदार है इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में श्रेया इस वक्त मौजूद हैं। श्रेया, आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, फ्लाइट्स फिर कैंसिल हैं, कब तक चीजें रिस्टोर हो पाएंगी, और जो यात्री वहां पर मौजूद हैं उनकी सहूलियत के लिए उनको कुछ फैसिलिटी दी जा रही है वहां पर? जी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो एविएशन वॉचडॉग है, उन लोगों ने हमें कहा है कि बाय मिडनाइट आज रात 12 बजे तक थोड़ा बहुत ऑपरेशंस स्टेबलाइज हो सकता है और नेक्स्ट 2-3 दिन में नॉर्मलसी आ सकती है। लेकिन हमें पता है कि सारे फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट सारे कैंसल्ड है। इंडिगो फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड, और जो इंडिगो हमें कह रही है कि जो पानी फूड फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है वो बाहर जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उन लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है, ना कि कोई एक्सेस टू लाउंज, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत लोगों का लगेज छूट गया है, उसका भी कोई क्लैरिटी नहीं कि कब तक मिलेगा, फ्लाइट रीस्केड्यूल होगा कि नहीं, रिफंड कब तक मिलेगा, देयर इज़ नो क्लैरिटी व्हाट्सोएवर। सर, आप हमें बताइए कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं, आपका सामान कहाँ है? 2:30 बजे से आया हो इधर, 2:30 बजे से लेकर अभी तक इंडिगो से ना तो मैसेज आया है कि भाई कैंसिल हो गया, ना हमारा ट्रैवल जो एजेंट है उसने भी कुछ मैसेज दिया नहीं है। एक पीने का पानी भी किसी ने ऑफर नहीं किया है, वो अंदर जाने नहीं दे रहे, और हम बोल रहे कि अभी आगे क्या है, इधर इतनी भीड़ है कि अभी जा नहीं पा रहे। तो कैंसल रिफंड को छोड़ो, अभी हम कैसे जाए ये पता नहीं, क्योंकि रेलवे का भी भाड़ा बढ़ चुका है। अभी ये 66,000, 80,000, 1 लाख का टिकट कर रहा है हर चीज़ का, कल का भी नहीं, परसों भी नहीं। अब मेरा कोर्ट का काम है, कोर्ट का सोमवार को, मैं कैसे जाऊँ मैं समझ नहीं रहा हूँ। हाँ, कोर्ट का काम है मेरा, सोमवार को जाना था मेरे को, लेकिन अभी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप सुन सकते हैं कि सुबह से हम लोग मिनट टू मिनट कवरेज दे रहे हैं कि कैसे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो गया। लोग अभी होपलेस हो गए कि इंडिगो एयरलाइन से कुछ अभी होप्स नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और अभी जो श्रेया लौटेंगे आपके पास, क्योंकि खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर सीधे सुजाता पॉल आपका रुख करते हुए, कौन जिम्मेदार है? सुजाता, जिम्मेदार कौन है? रतनदीप के पास आ जाएंगे, लेकिन जिम्मेदार कौन है? हालांकि अब इसके बाद FTDL नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ये कहा गया है कि जो पहले इंतजाम था उसको ही अभी रिस्टोर किया जाए जब तक चीजें वापस पटरी पर ना लौटें। पर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी नमस्कार मीनाक्षी जी, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अव्यवस्था का दौर हम देख रहे हैं, इसका कारण तो सरकार ही बनेगी, क्योंकि आपने जब मोनोपोली कर दी, जिसे डुओपोली कह रहे हैं आज, क्योंकि केवल 2 एयरलाइंस है जिनके पास 92% मार्केट शेयर है। 15% से जो ग्रोथ रेट इनकी रही है, और ये कोविड के पहले भी थी, और इसका अनुमान था कि ये दोबारा भी होगा। अगर ऐसा था तो क्या इसकी तैयारी नहीं होनी चाहिए थी? तैयारी हो सकती थी, क्योंकि जो जनवरी 2024 में ये रूल्स का बदलाव हुआ। तो ऐसा क्यों है कि जब रूल्स का बदलाव हुआ तो अव्यवस्थाओं का दौर हुआ। कई लोगों ने ये बात भी कही है कि एयरलाइंस का ये तरीका है सरकार के ऊपर दबाव डालने का, कि उन्हें लंबा समय दे दिया जाए ताकि वो मतलब उनको टाइम मिल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये सवाल, नागरिक सुरक्षा में पायलट्स को रेस्ट मिलना, रात में सेफ्टी से हवाई जहाज का उतरना, ये जरूरी है। और अगर आज ये अव्यवस्था है तो एक जो हमारा सिविल एविएशन मंत्रालय है, और दूसरा पीएमओ। मैं पीएमओ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हर चीज को इन्होंने केंद्रित कर रखा है अपने में। तो अगर सब कुछ सेंट्रलाइज आपने किया है तो आप ही की जिम्मेदारी थी, क्या इसकी तैयारी पहले नहीं? बड़ा पॉइंट ज्यादा पॉल यहाँ पर उठा रही है रजत सेठी, मैं आपको चर्चा में जोड़ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक ये, आपने जो बदलाव किए वो बदलाव सुरक्षा के तहत ही किए गए, और जब वो इंतजाम किए जाने थे तो क्या उसके लिए प्लानिंग पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतारी गई? बिना प्लानिंग के ही फैसला ले लिया गया, और आज उसका नतीजा हम देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स में देख रहे हैं। अगर फैसला फिर वापस लेना पड़ता है
कि चलिए जी अभी अस्थायी रूप से ठीक है, आप 2 छुट्टियों को और जो 48 घंटे का मैंडेटरी रेस्ट है, माफ कीजिए 36 घंटे का, उसको क्लब मत करिए, तो फिर ये भी तो एक सही परिस्थिति नहीं है ना। देखिए मीनाक्षी जी, पहले आप कॉन्टेक्स्ट समझिए और आपके दर्शकों को कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। 4 साल से ये रूल्स डिबेट हो रही है। हर संभव स्टेक होल्डर जो भी एयरलाइंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ट्रेनिंग से जुड़े हैं, जो पायलट्स की ट्रेनिंग करते हैं, जो स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं, सबके साथ पिछले 4 साल से डेलिब्रेशंस चल रही हैं। ये रूल्स उन सब डेलिब्रेशन से निकल के आए, लेकिन इंडिगो के मैनेजमेंट ने, जैसा कि टिपिकल एक एटीट्यूड होता है कि यार एक्सटेंड हो ही जाएगा, क्यों अपनी कैपेसिटीज को इंक्रीज करना। बाय द वे, इंडिगो हर महीने 2 या 3 नए प्लेन्स भी इंडक्ट करता है। उसके हिसाब से उनकी प्लानिंग नहीं थी और उनको ये अंदेशा था कि कुछ ना कुछ करके ये एक्सटेंशन मिल ही जाएगा उनको, और फिर वो एक्सटेंशन नहीं मिला। अब देखिए, अब जब अवस्था इतनी खराब हो जाती है तो एक जरूर सरकार को स्टेप इन करना पड़ेगा। कुछ एक विंडो में इनको लीनियंसी बरतनी पड़ेगी जो नए रूल्स आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट नहीं किया या इंडिगो को ओवरनाइट मालूम चला कि उनके रोस्टर्स के ऊपर नए दबाव आने वाले हैं। ये तो इंडिगो की सरासर बेईमानी है कि अगर आपको मालूम था तो आप प्रॉपरली, आप लोगों ने प्लानिंग क्यों नहीं करी? आप तो मार्केट को डोमिनेट करने के लिए एक मोनोपोली टाइप का स्ट्रक्चर। सुजाता इस पर बात करना चाह रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि फिर इंडिगो पर क्या एक्शन होगा, इंडिगो की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? इतना बड़ा जो है सिस्टम कोलैप्स होता हुआ देश के एयरपोर्ट्स में दिखाई दिया। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूं कि ये तो मानवीय संकट है जो परिस्थिति वहां पर दिख रही है। विमल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप फोटोग्राफर भी हैं बाय प्रोफेशन। सर, आप भी फंस गए इस पूरे संकट के बीच, जरा अपनी आप बीती बताइए, आप क्या बीता है आपके ऊपर बीते 24 घंटे में? इनसे ये सवाल से है क्या? जी 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 सर। तो बीतना क्या है? ये तो आप मतलब ऐसी जगह अटक गए हैं, ना घर के ना घाट के हैं। और बोर्डिंग पास आज सुबह दिया उन्होंने, बोर्डिंग पास रिलीज किया, उसके बाद 12 बजे मतलब सुबह 10:30 से 11 बजे बोर्डिंग पास हमने लिया और 12 बजे के बाद उन्होंने सूचित किया कि भाई ये फ्लाइट कैंसिल है। वो पहले ही बोर्डिंग पास नहीं देते, पहले ही कैंसिलेशन दिखा सकते थे। जब क्राइसिस चल रहा था 2-3 दिनों से, तो वो उसको मैनेज कर सकते थे, मगर उन्होंने लिया कि नहीं, चलो एकदम एंड मौके पे बताएंगे, जब आदमी मर जाएगा तब बताएंगे कि मर गया। आपकी नाराजगी आपके शब्दों में झलक रही है। आप कहां से कहां ट्रैवल कर रहे थे, और जब आपको फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी पहली बार मिली, उसके बाद जब आपने एयरलाइंस को अप्रोच किया तो क्या उनका रिस्पॉन्स था? क्या कोई सुनने वाला था आपकी शिकायत को? आपको अटेंड करने वाला कोई था? नहीं, देखिए उन्होंने एक मतलब ये क्या कहिए, मैसेज फॉर ऑल करके एक व्हाट्सएप पे भेजा, एक ईमेल पे भेजा, उसमें कोई फ्लाइट नंबर भी नहीं थी दी हुई। तो उनके हमारा और उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। उनका हमसे कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन हमारा उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये है, और उन्होंने एक बीच मझधार में छोड़ दिया है कि आप समझिए, आप जहाँ हैं वहाँ आप अपने आप को कैसे बचाते हैं, आप कैसे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जी एक चीज और बताइएगा सर, आपने क्या कोशिश की कि कोई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप सफर कर सकते हैं जहां आपको पहुंचना है उसके मद्देनजर? है ही नहीं, सिवाय बस या ट्रेन के, और टिकट मिलेगा नहीं तो किसी तरह जाना तो है ही। बाकी बहुत से असाइनमेंट्स है मेरा बहुत बड़ा असाइनमेंट था कल सुबह का, कपूर फैमिली का एक असाइनमेंट था। मैं एज ए फोटोग्राफर काम करता हूँ, मैं कोयम्बतूर आया था अपना असाइनमेंट के लिए। कोयम्बतूर से मुझे मतलब फ्लाइट मेरी चेन्नई से थी, तो कोयम्बतूर से मैं चेन्नई आया। एक रात में होटल में रहा इस फ्लाइट को पकड़ने के लिए, और पता चला कि अब आज रात में 8 बजे फ्लाइट थी, आज दिन में 12 बजे पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल कर दी है। कल सुबह मेरा 7 बजे का शूट है पटना में, और आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा शूट है, और आदमी को काम लेने में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने सालों का रेपुटेशन बनाना पड़ता है, तब काम मिलता है। और फिर मेरा मतलब बहुत टाइट शेड्यूल है ये नवंबर से जनवरी फरवरी का, और मेरे कई टिकट्स कटे हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं उस पर क्या कहें, बड़ा अफसोस होता है कि इस समस्या से देश के किसी भी नागरिक को गुजरना पड़ रहा है, वो भी तब जब वो पैसे देकर फ्लाई करने के लिए तैयार है। वंदना जी, एक एयर टिकट जब हमारे हाथ में होता है ना, उसमें कम से कम 3 से 4 टाइप के टैक्सेस होते हैं। सर्विसेज के लिए, फैसिलिटी के लिए सरकार को जाने वाला टैक्स होता है, एयरलाइंस अपना कन्वीनियंस चार्ज लेती है,
कहाँ है वो सब सुविधाएं जिसके लिए टैक्स लिया जाता है? जनता जिस तरह से परेशान घूम रही है, कोई अस्थियां विसर्जित करने नहीं जा पा रहा, किसी की कोर्ट की डेट लगी है, वो सोमवार को कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी को किसी से मिलने जाना है, कोई इंपॉर्टेंट काम अटक गया। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिगो अपना काम सही समय पर कैसे इंप्लीमेंट करना है वो नहीं तय कर पाए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है और मैं ये पिछले 4-5 दिनों से यही बता रही हूँ that this is incorrect। ये पूरी गलती इसमें इंडिगो की है। ये जो हमारे FTTL के नॉर्म्स आए हैं, they have been advised about it 2 साल पहले से इनको पता है। जब 2 साल पहले से पता है और आपका विंटर शेड्यूल आ गया है अक्टूबर 26 टू एंड ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर, तो आप ने 6% फ्लाइट्स बढ़ाई भी हैं बिकॉज इट्स हॉलीडे सीजन। आपके पास पायलट्स भी नहीं है, आपने हायरिंग पे फ्रीज लगाया हुआ है। तो इट इज टोटल फेलियर ऑफ इंडिगो मिसमैनेजमेंट व्हिच दे हैव एक्नॉलेज्ड। उन्होंने एक्नॉलेज किया है। वंदना जी, आप तो एविएशन एक्सपर्ट हैं, मुझे ये बताइए मैम, क्या एक्शन होना चाहिए इंडिगो पे? इंडिगो की अकाउंटेबिलिटी इस मामले में कैसे तय होगी ताकि फिर कभी आगे ऐसा ना हो? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनका एक्शन इस तरीके से लेना है that they have been summoned for a meeting by the government of India, by the Ministry of Civil Aviation, DGCA. They have been asked to explain point by point as to where they have faulted, why they have faulted, and इनसे ये हुआ कैसे miscalculation, misjudgment, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा meltdown, इतना ज्यादा collapse हुआ है that बिल्कुल ही things have come to a standstill. दूसरी बात ये कि this duopoly, ma'am, has to stop. We want healthy competition in the sky. Akasa और SpiceJet are not healthy competition. There is just 62% market share जो इंडिगो लेके जा रहा है, बाकी एयर इंडिया। और जब एक के साथ प्रॉब्लम होती है तो दूसरा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार रतनदीप का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। रतनदीप, देखिए, अभी जितने एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बात की, यात्रियों ने अपनी आप बीती सुनाई, एक बात बड़ी क्लियर है, देखिए, वो ये कि ना तो ठीक से इन्फॉर्म किया गया, ना बताया गया। और इन सब के बीच बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि भारत में एक परिस्थिति ऐसी बन गई है कि आपदा में अफसर लोग अगर फंस गए हैं तो उनसे ज्यादा पैसे कैसे ऐंठा जाए कि अगर 300 रुपए का कहीं पर किराया आ रहा हो तो उससे 1000 रुपए में टैक्सी मिलेगी। होटल अगर 3000 रुपए में पहले मिल रहा था एक नॉर्मल रूम, तो अब वो 7 या 8000 रुपए में मिलेगा। ये परिस्थिति भी यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। चलिए, मैं लौटूंगी रतनदीप के पास। रजत सेठी, आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी वंदना जी ने किया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेल्दी कंपटीशन, 60% से ज्यादा का शेयर अगर इंडिगो के पास है और उतनी फ्लाइट्स को वो डील कर रहे हैं, तो इन सब के बीच जो हेल्दी कंपटीशन वाला पॉइंट था, ये भी कम से कम इस संकट के बाद अब आगे डिस्कशन में आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल वंदना जी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। कंपटीशन कमीशन को इस मामले को कंपटीशन के एंगल से भी देखना चाहिए और 50% से ज्यादा किसी भी फ्लाइट की ओनरशिप, बेस की ओनरशिप, स्लॉट्स की ओनरशिप नहीं देनी चाहिए। और इसके लिए अगर इंडिगो को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़े तो तोड़ना चाहिए। ऐसे नॉर्म्स हैं, एंटी कंपटीशन के नॉर्म्स होते हैं, अराउंड द वर्ल्ड होते हैं। और यहाँ पर अगर कंपटीशन कमीशन CCI भारत की अगर सक्रिय होए तो इंश्योर कर सकती है कि इंडिगो के पास लिमिटेड कैपेसिटी, जितनी वो ढंग से उड़ा सके उतनी रहे, और किसी भी सूरत में किसी भी एक एयरलाइंस के पास 50% से ज्यादा रूट्स के ऊपर में कब्जा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है इस सबक से भारत सरकार भी ये जगेगी कि सारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में ये इंश्योर किया जाए कि ये ओवर डिपेंडेंस एक इस वक्त हमारे पास एक बड़ी न्यूज भी आ रही है, वो बड़ी खबर दर्शकों को यहाँ पर दे देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स का बयान आया है और उन्होंने कहा कि कल से स्थिति सुधरने लगेगी। जो हालात बीते 3 से 4 दिन में बने हैं, कल 1000 से कम उड़ानें रद्द होंगी। एल्बर्ट्स जो इंडिगो के CEO हैं, 10 से 15 दिसंबर तक हालात पूरी तरह सामान्य होंगे, इस बात को लेकर वो आश्वस्त कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। Gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend
our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. तो इंडिगो के सीईओ यहां पर इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन में स्थिति सामान्य होगी, हालात बेहतर होंगे। लेकिन सवाल बड़ा यही है इस वक्त कि देखिए, एक तरफ रूस के राष्ट्रपति भारत में हैं, भारत दौरे पर हैं, लेकिन देश के एयरपोर्ट्स में जो स्थिति इस वक्त बनी है, जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी यहां पर तय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे जिस तरह का संकट पैदा हुआ है ये अभूतपूर्व, इससे पहले कभी हुआ नहीं इस तरह से। और ऐसे हालात अगर पैदा हुए हैं तो इसके लिए क्या तैयारी में कमी थी, क्या पहले से ग्राउंड सिचुएशंस को एसेस नहीं किया गया, कौन जिम्मेदार है, इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। सवाल इंडिया का आप देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाली खबर में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण केस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार पर छोड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को क्या होगा, बीएसएफ ने पूरे इलाके में मार्च किया। जाहिर है प्रशासन की ओर से पूरी चौकसी बरती जा रही है, लेकिन हम आपको उस जमीन पर ले चलते हैं जहां ममता की पार्टी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेलडांगा में, जहां पर हुमायूं कबीर तैयार कर रहे हैं 6 तारीख एक जो मंच निर्माण की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो ज़मीन है गांव का ज़मीन है। हुमायूं कबीर का कहना है कि यहाँ पर 6 तारीख सुबह से वो यहाँ पर रहेंगे और 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। और जो है हुमायूं कबीर का कहना है कि यहाँ पर वो जो इसकी नींव रखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सुना देते हैं कि विधायक हुमायूं कबीर टीएमसी से निलंबित होने के बावजूद कैसे अपनी योजना पर कायम हैं। जो बाबरी मस्जिद कोई सुप्रीम कोर्ट मना करते, कोई निर्देश देते जो बाबरी मस्जिद बोल के भारत का कोई जमीन में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेते तो मैं नहीं पीछे हटते, लेकिन वो तो नहीं लिया। वो तो बाबरी मस्जिद को लैंड देने के लिए बोला, वो कि हरिनाम करने के लिए बोला, वो तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ही बोला। तो वह नहीं हो पाया, वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं आई, ओनली फॉर 15% मुसलमान का जगह में लैंड मिला, तो नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ मौजूद बेलडांगा में मैं शिलान्यास करूँगी, मस्जिद बनाएंगी। इस बीच मुर्शिदाबाद के बोलडांगा में गांव और कस्बों में होर्डिंग्स, पोस्टर और पर्चे के जरिए उस बाबरी मस्जिद की जानकारी दी जा रही है जिसकी नींव रखी जानी है। दावा किया जा रहा है कि 6 दिसंबर के कार्यक्रम में 2 लाख लोग इकट्ठा होंगे। हाईवे के पास जो जमीन है जहां पर इस बाबरी मस्जिद का रेप्लिका बनाने का नींव रखा जाएगा, तो यहां से रिमोट कंट्रोल के जरिए उसका जो है उद्घाटन करेंगे। और हुमायूं कबीर का कहना है कि वो तमाम कोशिश करे, चाहे वो कानूनी दाव पेच हो, उसके लिए भी वो तैयार है। हमने मुर्शिदाबाद के लोगों से पूछा कि यहाँ बाबरी मस्जिद की क्या जरूरत थी। हमारा खुद का पैसों से हम बना रहे हैं, इसमें किसी की दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। आप भी इसको पैसे दे रहे हैं? आप हाँ जरूर देना पड़ेगा तो देगा। हम लोग को मस्जिद होगा, हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग को मस्जिद चाहिए। बाबरी मस्जिद खो गया है, फिर नया हो रहा है, इसमें हम लोग बहुत खुशी है। दीघा में जब मंदिर बनाया, कोई जगन्नाथ मंदिर बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इधर के पैसों से इधर बाबरी मस्जिद बनाया था ममता बनर्जी का, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड किया। स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जो सिद्धांत लिया गया है हुमायूं कबीर के खिलाफ वो ठीक नहीं है और वो तय कर चुके हैं कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए जो जरूरत होगी उस तरीके से मदद जो है आम लोग यहाँ के वो करेंगे। ऐसा रवैया है जिन लोगों से हमने इस जमीन पर खड़े होकर बात की है उन लोगों से। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ ऋतिक, NDTV इंडिया के लिए।
तो एक बार फिर आपको अपडेट करते हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाली खबर में कोर्ट का बड़ा फैसला ये है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण केस में दखल देने से इनकार कर दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की और जिम्मेदारी इसकी पश्चिम बंगाल सरकार पर छोड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने ही 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था, जिसकी रिपोर्ट आपको ऋत्विक मंडल अभी दिखा रहे थे। और इस बीच हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो भी आपको हम बता रहे हैं। अब इस बीच कल के दिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी आध्यात्मिक गुरु साध्वी ऋतंबरा ने कहा है कि अब देश में ना तो बाबर को स्वीकार किया जाएगा और ना ही बाबरी को। उन्होंने ममता बनर्जी पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये तो वोट बैंक की कुत्सित राजनीति है। ना बाबर स्वीकारा जा सकता है, ना बाबरी स्वीकारी जा सकती है। इस देश के अंदर इस देश की मूल भावना को समझने वाला चाहे किसी धर्म मजहब का हो, भारत ने कभी भी उसके प्रति दुराव नहीं किया, द्वेष वृत्ति नहीं रखी। लेकिन वो जो आक्रमणकारी रहे, जिन्होंने हमारे मान का मर्दन किया, जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके अपने गंदे काले इरादे व्यक्त किए, उनका नाम भी यहाँ नहीं लिया जाना चाहिए। उनके नाम की मस्जिद अगर बनती है तो समझना चाहिए कि वोट की राजनीति व्यक्ति को कितना नीचे निम्न स्तर पर रसातल तक पहुंचाती है। देखिए, ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ममता के इस कदम का उनके विरोधी अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं मुस्लिम मतदाताओं के नुमाइंदे माने जाने वाले नेता इस मामले पर क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला, उसका हमारा यही स्टैंड है। ममता बनर्जी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। एक मंदिर बनाया जगन्नाथ टेम्पल दीघा में, अभी ममता ने बोला 2 मंदिर और बनाएंगे ममता बनर्जी ने, तो और हुमायूं अपने विधायक को पार्टी से निकाल दिया मस्जिद बनाने के लिए। तो ये ममता बनर्जी की का ये चेहरा है जो ममता बनर्जी हिंदुत्व हम लोग हमेशा मानते हैं ममता बनर्जी मोदी से बड़ी हिंदुत्व है लीडर है। हम लोग चाहते हैं हम लोग जो भाईचारे से रहे हैं हम वैसे रहें, लेकिन बात एक है, हम लोग देखा है काल ममता दीदी का पार्टी ने हुमायूं साहब को निकाल दिया पार्टी से, क्योंकि वो मस्जिद बना रहा है इसीलिए निकाल दिया। तो ममता दीदी ने भी मंदिर बना रहे तो उसको कौन निकालेगा। बाबरी मस्जिद गिराए जाने की तारीख को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट है। 6 दिसंबर 1992 को ही बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और ऐसे में 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं। कल तक सुरक्षा घेरा और बढ़ा दिया जाएगा। होटल, ढाबे, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं में निरंतर चेकिंग की जा रही है। शहर के एंट्री पॉइंट्स पर भी वाहनों की चेकिंग जारी है। छह दिसंबर के मौके पर अयोध्या से लेकर मथुरा तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आपको बता देते हैं कि दोनों ही शहरों में किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में पुलिस प्रशासन का घेरा बेहद सख्त कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने, जुलूस निकालने या सभा करने की मनाही कर दी गई है। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटियाँ और फोर्स की ड्यूटियाँ जो है लगाई हुई है। साथ ही साथ हमारे जितने भी CCTVs हैं उनके माध्यम से सर्विलेंस किया जा रहा है। सघन चेकिंग हम लोग हर जगह चला रहे हैं और हर वो सावधानी बरत रहे हैं जिससे कि कोई किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की या क्राइम की या किसी अन्य प्रकार की यहाँ पर न घटे। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए शहर में पहले से कई स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं और आने जाने वालों की जांच की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, सुगमता के लिए और सुविधा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। कोई भी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति इस तरह यहाँ पर एंटर ना कर सके। जो हमारे होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति आके रुक रहे हैं उसके लिए जो नियम है, उनकी ID लेना, उनके बारे में जानकारी करना, CCTV का इंस्टॉलेशन करना, ये भी लगातार चल रहा है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले और आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु और व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें। अयोध्या केस में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि अयोध्या का मुसलमान
पुरानी कड़वाहट को कब भूल चुका है। 4 दिसंबर 9 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर बन गया। सभी में भाईचारा रहा, मुसलमानों का कोई विरोध नहीं रहा और सभी मंदिर की आस्था हिंदुओं में रही। आज पूजा पाठ हो रहा है। अयोध्या में आस्था धर्म की है, जात की है और समाज की है। भगवान राम का मंदिर बन चुका है। अब 6 दिसंबर मुसलमान भूल गया है। कुछ लोग, चंद लोग हैं जो अपना अपना प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन अयोध्या में 90% लोग जो है वो 6 दिसंबर भूल गए हैं। लोग मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत जानते हैं। जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, एक पत्ता भी नहीं हिला। आज मंदिर बन के तैयार हो गया है। 6 दिसंबर को देखते हुए मथुरा में भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है। शुक्रवार को शाही ईदगाह पर नमाजियों ने शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों को लेकर क्या कहा है। देश के चीफ जस्टिस ने दरअसल केरल के मंदिर में धन को लेकर कहा है कि उस पर जो सबसे पहला अधिकार है वो ईश्वर का है, देवताओं का है और सबसे पहला हक जो है वो देवताओं का है। सीजेआई सूर्यकांत ने ये बात की है। आपको ये भी बता दें कि पैसा भगवान के लिए और बैंक्स को अमीर बनाने के लिए नहीं है। तो ये बड़ी टिप्पणी जो है यहाँ पर कोर्ट की है, जिसकी जानकारी आपको हम इस वक्त दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त आपको बुर्का विवाद से जुड़ी 2 खबरें दिखाते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से है, दूसरी कर्नाटक से और दोनों ही जगहों पर बुर्का चर्चा में है। दोनों जगह पर 2 पक्ष बन गए हैं और दोनों जगह पर अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। कॉलेज में बुर्का विवाद, हंगामा, विरोध और फसाद। हावेरी मुंबई में बुर्का विवाद, हंगामे का पुराना रिवाज। देश के 2 राज्यों में एक बार फिर से बुर्का पर विवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटक। मुंबई के गोरेगांव के एक जूनियर कॉलेज में क्लासरूम के अंदर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कॉलेज प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन करने वाली छात्राओं ने इस मामले को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है और कॉलेज प्रशासन के फैसले के खिलाफ छात्राएं अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने ये नियम पहले नहीं बनाया था, अब क्लासरूम में बुर्का हटाने के लिए कहा जा रहा है। इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन ने दावा किया है कि बुर्का पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकी जा सके। हालांकि कॉलेज ने सर्कुलर में साफ किया है कि हिजाब पहनने की अनुमति है, लेकिन बुर्का या नकाब जैसे पूरे चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर रोक है। तो वहीं लड़कों के लिए